हिमाचल पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष और अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए संगोष्ठी के रूप में आए हुए अपने मध्य में नेरी शोध संस्थान ठाकुर जगदेव चंद्र शोध संस्थान नेरी के निदेशक डॉक्टर चेतराम गर्ग जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के टूरिज्म विभाग में आचार्य डॉक्टर नितिन व्यास जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परमार पीठ के चेयर प्रोफेसर और भाषा संस्कृत एकेडमी के सहायक सदस्य डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर करम सिंह जी, एकेडमी के सचिव, यहाँ मंच पर विवेचन करने वाली ऐसी हमारी बहन डॉक्टर प्रियंका वैद्य जी और इस संगोष्ठी में आए हुए विद्वजन और महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा। वास्तव में तो जब नजर दौड़ाते हैं कालक्रम पर तो अपने वर्ष के 12 महीनों में कौन सा महीना ऐसा होता है जिसमें हर्षोल्लास, एक प्रकृति में एक वातावरण बनता है, तो ऐसा आश्विन मास होता है। उसमें अपनी संस्कृति को पुष्ट करने वाले, सांस्कृतिक विरासत को और पैना करने वाले, और जैसे कि अपना देश पर्व और त्योहारों का देश है, उच्च मानवीय और सांस्कृतिक मूल्य अपने देश के मनुष्यों ने स्थापित किए हैं, वैसे ही सारा वातावरण उल्लास से भर जाता है असूज के महीने में। असूज उसको सापन्य उसमें बोलते हैं, आश्विन मास होता है, आश्विन और कार्तिक। ऐसे ही एक चैत्र का मास होता है। चैत्र के मास में देवी के नवरात्रे और भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, तो एक वातावरण पूरा हर्षोल्लास पूरे महीने ऐसा चलता रहता है। कार्यक्रम, उत्सव, प्रकृति में सर्वदूर दिखाई देता है। ऐसा ही विषय हमारे सामने आया है कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, थीसिस लिखते हैं विभिन्न विषयों पर, और वह विषय, वह क्षण, या यूं कहें कि समय का एक एक बीता हुआ पल, एक एक क्षण इतिहास बनता जाता है, और वही इतिहास वह दोहरा रहा है अपने सामने, हमारे सामने से गुजर रहा है वो। और उस इतिहास का विवेचन करने के लिए, उसको जानने के लिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो अपने प्रदेश की राज्यत्व की 1971 में अपने प्रदेश का जो गठन हुआ हिमाचल प्रदेश के नाम से, उसके 50 वर्ष पूरे होने के उसमें उपलक्ष्य में, और अपने को जो आज़ादी मिली अखंड भारत के रूप में, खंडित भारत, अखंड भारत जो था वो खंडित भारत हो गया 1947 में, उस आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जाने इतिहास वो वास्तव में क्या है। तो इतिहास जिसको कहते हैं जो बीत गया है, जब हम पढ़ते हैं, डॉक्टर नितिन व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने
ग्रेजुएशन भी कर ली, पीजी भी कर लिया, पीएचडी भी कर ली, बहुत जगह घूमा भी हूँ, कई संगठनों में काम भी कर लिया है। हम भी ऐसे अपने जीवन में समझते हैं। तो अभी एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम बोलते हैं कि हमारा आज़ादी के नायक कौन है। अब जैसे प्रियंका जी ने मेरे परिचय में करवाया है कि ऐसा ऐसा, लेकिन जब किसी क्लास में जाते हैं, पूछते हैं वे अपने यहाँ के जरा नायकों के नाम बताओ, कौन कौन ऐसे हुए, तो 2, 4, 5, 10, 8, 10 ऐसे नाम आते हैं। और नाम भी कैसे आते हो, एक विशेष विचारधारा के, एक विशेष दल से संबंध रखने वाले, ये कोटरी जिसको कहते हैं, उन लोगों का बनाया हुआ इतिहास। तो भारत का इतिहास जो कहते हैं, भारत बहुत पुराना राष्ट्र है, तो उसका इतिहास जो है केवल कुछ लोगों के द्वारा है, ये उनके द्वारा बना है क्या? तो डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी सामने बैठे हैं, कालक्रम का जो विषय आता है, कहते हैं कि साइंटिस्टों ने ऐसा प्रयत्न किया कि इस पृथ्वी की आयु कितनी हो सकती है। तो पश्चिम में ये चर्च जिसको कह सकते हैं, ये पश्चिम के वैज्ञानिक, वहाँ के जो मनीषी जो मानते हैं, उन्होंने पृथ्वी की आयु 6000 वर्ष मानी, ये लिखित है, 6000 वर्ष मानी। और अपने यहाँ जो पृथ्वी की आयु है वो 200 करोड़ वर्ष, यानी 1,97,49,000 1,97,49,05,123वां वर्ष चल रहा है। काल का भी ऐसा है, अपने यहाँ खगोल विज्ञानी थे, उन्होंने ऐसी गणना करके हमारे सामने बताया और विश्व भी मानता है। तो यह इतिहास हमारे सामने, और नेपथ्य नायक जिनका नाम ही नहीं है, जैसे मैं कह रहा था 8, 10, 15, 20 लोगों के नाम ही अपने ध्यान में आते हैं। तो पुरानी खैरगढ़ी का नाम किसी ने सुना था पहले? नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। लेकिन 2 वर्ष पहले एक कार्यक्रम में जाना हुआ तो पता लगा कि एक यही, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका लेखक का, उन्होंने उनके ऊपर पुरानी खैरगढ़ी की उनकी जो वीरता के किस्से थे, गंगाराम राजी जी ने उन्होंने लिखी, और वो वीरता के किस्से सुनने में आए, पढ़ने में आए। ऐसे इनाम जब हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं तो उधर भूल जाते हैं झलकारी बाई भी हुई थी। तो ऐसे ही हिमाचल के जो नायक हैं आजादी के, राम सिंह पठानिया जी का नाम किसने सुना हो? नूरपुर में जो किला है उनका। तो जो इतिहास है, सच्चा इतिहास वास्तव में सामने आना चाहिए। अपने बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, मोरोपंत पिंगले उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि बोले वो इतिहास नहीं है जो अपने युवाओं, विद्यार्थियों और यहाँ के होनहारों में संस्कार पैदा न कर सके। संस्कार कई प्रकार के होते हैं, पारिवारिक संस्कार है, अपने वंश से संस्कार है, इस समाज, इससे भी हमको संस्कार मिलते हैं। तो वो संस्कार ना उत्पन्न कर सके ऐसा इतिहास नहीं। तो इसका उदाहरण हमारे सामने देखा जाता कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकों की विवेचना करते हैं, उनको देखते हैं तो 80 ऐसी त्रुटियां कुछ लोगों ने, यानी अपने बीच के ही वो कुछ ऐसे मूर्धन्य ऐसे विद्वान थे जिन्होंने विचार किया कि भाई ये इतिहास की जो त्रुटियां हैं वो दूर होनी चाहिए, इतिहास का लेखन होना चाहिए। सब सोचते हैं लेकिन करेगा कौन? किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा।
इसलिए जो नेरी सोच संस्थान है उसने ऐसा बीड़ा उठाया है। ऐसा ही एक और संस्था है शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति। तो उन्होंने इतिहास के चैप्टर से ये जो विवादित अंश हटवाए 80 तो मेरे ध्यान में है, और उसको प्रत्यक्ष में बताता हूँ आपको कि सम्राट अकबर महान था। तो इतिहासकार उनके बारे में बताते हैं कि सम्राट अकबर तो पूरे देश को एक करना चाहते थे, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे वो उनको विपदा पैदा कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, परेशानी उत्पन्न कर रहे थे उनके लिए। ऐसा भी इतिहास में पढ़ाया जाता था। फिर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ते हैं, लुटेरे थे वो। छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी ने अपने पूरे जीवन में 270 युद्ध लड़े और सारे युद्ध जीते उन्होंने, कभी हारे नहीं। और उनको कुछ ऐसे इतिहासकारों ने दिल्ली में एसी कमरों में बैठ करके और थीसिस लिखी और पूरे देश का इतिहास, यहाँ की युवा पीढ़ी और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, और पूरे देश को पढ़ाया, उन्होंने मढ़ दिया। इतिहास मढ़ा गया वास्तव में। तो जो सच्चा इतिहास वो सामने आना चाहिए अपने। तो एक पक्षीय नहीं हो सकता, तो उसका जो बहुपक्ष है सब वो सामने आने चाहिए। और धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें कुछ संस्थाओं ने ऐसे प्रयास किए अलग अलग प्रांतों में। उन्होंने जो अनाम ऐसे नायक नायिकाएं जिन्होंने अपने देश के लिए, संस्कृति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई, अपने परिवारों को होम किया, समाज का एकीकरण करने के लिए जनजागरण किया, तो हमारे सामने आने वाला है। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर चेतराम गर्ग जी ने मुझे एक पुस्तक भेंट की, स्वराज संघर्ष में हिमाचल प्रदेश के नेपथ्य नायक, और उसमें अच्छी रिसर्च करके लेखकों ने पूरा मटेरियल इकट्ठा किया और हमारे सामने, अब युवा पीढ़ी के सामने भी और हिमाचल प्रदेश के जो जनता है, विद्यार्थी है, उनके सामने वो इतिहास वो आएगा उनको पढ़ने में। इसलिए जो 10 जो नाम हैं आज़ादी के, उनके अलावा हमको उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे 60-70 ऐसे नायक हमारे सामने वो आएंगे। तो आपको भी वो पुस्तक को लेना चाहिए वास्तव में। प्रत्येक को अपने जो लाइब्रेरी है तो रखना चाहिए, वहाँ संपर्क भी करना चाहिए उसके लिए। तो अपने देश का इतिहास, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की जो सभ्यता है वो कितनी महान, और हमारा जो इतिहास है गौरवशाली इतिहास रहा है। पूरा पश्चिम फिल्म देखी होगी हमने, उस समय तो मनोरंजन के लिए देखी होगी, लेकिन उसमें दो जो झगड़ते आपस में, एक जो विरोधी है भारत के बारे में जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं भारत को, तो कहते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर कंट्री, इट इज बिग जीरो। तो जो उस फिल्म में भारत है वो भारत की बात करता है, वो बताता है यू आर राइट सर, कैन यू इमेजिन दैट विदाउट जीरो देयर विल बी नो काउंटिंग। तो नाउ नो काउंटिंग कैसे? अपने यहाँ जो अंकों की पद्धति है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसमें शून्य का आविष्कार, आर्यभट्ट ने जो शून्य का आविष्कार किया था वह एक विषय है। और उधर पश्चिम में 1500 तक जो है, 15वीं शताब्दी तक वो रोमन शब्दों से अपनी गणना करते थे। हम क्या हम अनुमान लगा सकते हैं क्या जो रोमन शब्द हैं उनका किस प्रकार होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
और फिफ्थ में बी लगाते हैं, 10 के लिए एक्स करते हैं, फिर आई एक्सेस, फिर 50 के लिए सी करते हैं, 100 के लिए एल करते हैं, फिर 1000 के लिए एम करते हैं। तो आपको कोई संख्या लिखनी हो, हमारे यहाँ एक संख्या है 25,521। 25,521 लिखे तो बड़ा सामान्य, कोई भी समझ जाएगा। आप लिखे जरा लैटिन भाषा में, उसको रोमन भाषा में लिखिए जरा, लिख पाएंगे क्या? तो आपका आधा घंटा 1 घंटा समय तो उसी में बीत जाएगा। तो इतनी अपनी समृद्ध वो जो गणनाशीलता थी, तो ये हमारे जो ये गणित की पद्धति, ये अरब में चले गए और अरब के माध्यम से फिर यूरोप में गए, तब उनको गणना आई। और इसमें क्रांति तब हुई जब जीरो का आविष्कार हुआ। आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार किया। हम जानते ही हैं कि एक का कोई महत्व नहीं होता है, उसके पीछे कोई संख्या लगती नहीं। जितने भी संख्या मैंने डिजिट्स गिनाए हैं, नंबर्स गिनाए हैं, उनके आगे अगर जीरो लगा देते हैं आप, उसका मान बढ़ जाता है। 1 से 10 हो जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है, तो अरबों खरबों तक पहुंच जाती है ये संख्या। कहते हैं कि पश्चिम में उनको त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इसका भी पूरा ज्ञान नहीं था। तो भास्कराचार्य जिन्होंने लीलावती ग्रंथ लिखा है मैथमेटिक्स में, आप में से भी किसी ने उसको दर्शन किया होगा या पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले अगर किसी ने एक सर्कल का एरिया निकालना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो उन्होंने दिया है 4πr²। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल, तो वो सामने है। उसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, तो वो बताया 4/3πr³। तो आर कहाँ से आ गया ये? तो फिर उन्होंने एक सर्किल ड्रॉ किया, एक मंडल बनाया, वृत्त बनाया, और उसकी त्रिज्या ली, पूरा डायमीटर हो गया और उसकी त्रिज्या ली, तब से उस प्रकार की गणना है। फिर दूसरा पाई का आविष्कार, तो पाई का आविष्कार भी जो हुआ, उससे भी गणित में बड़ी क्रांति आई। और आर्यभट्ट ने तो उसको 12.12वें स्थान तक उसका मान बताया है, 3.14159253 ऐसे करके वो आता है। तो ये आविष्कार भी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की या सूर्य की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? वो लाइट ईयर्स में निकलती है। तो अपने यहाँ के जो वैज्ञानिक और मनीषी थे, उन्होंने कैसे करके किया हो? तो योजन बना कि इतने योजन, तो 2202 योजन करके वो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तय कर दी। यानी एक योजन क्या होता है, उसका भी मान बताया। तो ऐसी अपनी वैज्ञानिक परंपरा, ऐसे गणितज्ञ, ऐसे ही साहित्य में, ऐसे ही कला में, ऐसे ही संगीत में भारतीयों ने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। साहित्य में तो पश्चिम के विद्वान लोग भी मानते हैं कि भारत में बहुत पढ़े लिखे लोग और वो हुआ करते थे, लेखक, बड़े विचारक हुआ करते, जिन्होंने रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उनकी रचना कर डाली। तो ऐसा एक भी ध्यान में अपने को युवा पीढ़ी को रहना चाहिए। संगीत की बात जब आती है, तो भारतीय संगीत का लोहा वो सभी मानते हैं, विदेशी भी मानते हैं। तो केवल ये पढ़ने का और सुनने का मैं सुना रहा हूँ आपको, यह विषय केवल सुनाने का विषय नहीं है। तो इसे प्रत्यक्ष अनुभूति और उसका लोहा माना है। 1936 में अपना नाम सुना होगा, यहाँ अपने देश में बड़े बड़े संगीतकार हुए, संगीतज्ञ हुए, उनमें दिगंबर पुलस्कर, उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर जी, और भातखंडे
बात करने इनका नाम आता है संगीत में। लेकिन सब हमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि मेघ मल्हार एक राग होता है। तो एक दीपों को मेघ मल्हार राग मतलब मेघ, उस राग को गाने से बादलों के आपस में टकराहट से विद्युत और वर्षा उत्पन्न होना, यह था। फिर एक राग ऐसा है दीपक राग जिसको कहते हैं, तो सच्चाई है वास्तव में कि दीप जल उठते थे उससे। तो तानसेन बैजू बावरा संगीतकार जो हुए, उनका लोहा दुनिया मानती है। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह बज्जू भैया जी। तो उनको सुनाया, उनका नाम ठाकुर जी ने बताया प्रत्यक्ष। वो भी बड़े संगीतज्ञ थे, तो उनकी आपस में बातचीत चल रही थी। उन्होंने कैसे इसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्वरूप क्या है कि किताबों में तो पढ़ लेंगे हम, तो बहुत महान संगीतकार हुए, यहाँ की अच्छी परंपरा रही है। 1936 में वो इटली गए। तो इटली में उस समय वहाँ के शासक मुसोलिनी थे, बेनिटो मुसोलिनी, और घूमते हुए उनसे मिलने का उन्होंने समय ले लिया मुसोलिनी से। संयोग से समय भी मिल गया, तो उन्होंने बताया, गए उनके पास में, बोले मैं संगीतकार हूँ, संगीत की पूजा करता हूँ, आई वर्शिप द म्यूजिक। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक? तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा ये होता है। उन्होंने कहा छोड़ो भाई ये सब बातें, तो ये सब बेकार की बातें छोड़ो, क्या प्रैक्टिकल आप दिखा सकते हैं क्या? मैं पिछले 5-6 दिन से सोया नहीं हूँ, तो कुछ ऐसा सुना सकते हैं आपकी जो मैं मुझको शांति मिल जाए, ठीक हो जाए। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपना गायन शुरू किया तो 20 मिनट हो गए और वो खराटे पढ़ते रहे। उसके बाद वो अपना वाद्य लेकर के और वो बाहर चले गए। तो ये भारतीय संगीत का ये लोहा प्रस्फुटन उन्होंने माना। तो ये सारा हमारे सामने है। समय की सीमा भी है और विषय बहुत बड़ा है। मुझे विषय दिया गया था भारत का गौरवशाली अतीत। तो इसमें अपनी परिवार व्यवस्था भी आती है, संस्कार भी आते हैं। तो भारत की जो परिवार व्यवस्था वो समृद्ध है, ये बड़ी गौरवशाली है। संस्कार हम परिवार से सीखते हैं। हमको ध्यान में है कि बड़े बड़े जो परिवार होते, संयुक्त परिवार होते थे, तो किस प्रकार सब मिलजुल करके और एक पूरे परिवार में, गांव में एक वातावरण होता था। अतिथि आते थे तो सबको लगता था कि गांव में हमारे भी आए। परिवारों की उसमें संस्कार हो जाते थे, अपने आप आते थे संस्कार। आज के समय में तो किसी परिवार पर किसी भी प्रकार का दुख या आपदा आती है तो सब लोग संभाल लेते हैं एक दूसरे को। और आज के समय में उसका जैसे भौतिकतावाद और ये सब ठीक कालक्रम का चरण बढ़ रहा है, हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो उसमें परिवारों की स्थिति क्या है वास्तव में? तो कभी सोचने में दयनीय स्थिति भी होती है। लेकिन गांव में अच्छे ऐसे संयुक्त परिवार भी हैं, बड़े परिवार भी हैं जो इस सारी स्थिति को संभाल लेते हैं। तो जो परिवार व्यवस्था में संस्कार, तो जहाँ हमने शुरू किया था कि जो इतिहास है, इतिहास अगर अपने युवकों को, युवतियों को, छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों को संस्कार न दे सके, वह इतिहास नहीं है। तो ऐसा ये विषय आपके सामने रखा। समय की सीमा के कारण और सारे विषयों को समेटते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने गागर में सागर भरा और प्रत्येक पहलू को छूने की कोशिश की।
भारतीय संस्कृति परंपरा को परिभाषित भी किया। शलभ बन जलना सरल है। किसी कवि ने बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही है। शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है, दीप बनना ही कठिन है। और हम सभी को मार्ग प्रशस्त करना है। सच्ची संस्कृति, आध्यात्म, इतिहास, जैसे कि सर ने सभी को जोड़ा, संगीत, परिवार, परंपरा, समाज, सभी को जोड़कर चलना है। और हम सब जानते हैं कि जब से ये प्रकृति है, ये कायनात है, तभी से इतिहास है, और इतिहास को जाने बिना इस सृष्टि को समझना असंभव है। तो ये कार्यक्रम तभी सार गर्भित होगा जब हम इस मार्ग पर चलेंगे और इतिहास को, सच्चे सही इतिहास को खोजेंगे, और रचित भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, बदलना भी पड़ेगा जब आवश्यकता होगी। इसमें क्रांति भी चाहिए और इसमें तपस्या भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।